ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट है नहीं, इतना इसको हुआ बना दिया है। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक शब्द बेटा हमारे पास है त्रिकोण, हिंदी में ट्राइंगल को त्रिकोण बोला जाता है, शायद तुम लोगों ने सुना होगा। ट्राइंगल को हिंदी में त्रिकोण बोला जाता है, तो उससे मिलता जुलता है त्रिकोण मतलब ट्राइंगल। और मेट्री का मतलब होता है यहाँ पर मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? ट्राइंगल का मेजरमेंट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो सही है कि ट्राइंगल का मेजरमेंट, लेकिन इसमें हम हर ट्राइंगल का मेजरमेंट नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्री जो एक ऐसा ट्राइंगल है वो एक्सक्लूसिव फॉर राइट एंगल ट्राइंगल बना है। इसमें आप सिर्फ एक ही ट्राइंगल का यूज करोगे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, 10th क्लास के बच्चे हो तुम लोग, सारी बातें पहले से तुम लोगों ने सुन रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। सुन रखा है कि नहीं सुन रखा? अब बच्चों के दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर टॉपिक तो बड़ा शानदार है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं, या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा रियल लाइफ से कॉन्सेप्ट आया है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? रियल लाइफ से आया। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर तुम्हारी एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल है। बोला गया कि कुछ बच्चे जो थे कहीं घूमने के लिए गए, कुतुब मीनार वगैरह को विजिट करने के लिए गए, तो यहाँ पे एक सामने बच्ची या बच्चा जो भी है खड़ी हुई है, तो यहाँ से वो कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है, कुतुब मीनार के टॉप को देख रही है, और ऐसा उसने इमेजिन किया कि जो कुतुब मीनार है वो एकदम स्ट्रेट है। कैसा एंगल बन रहा है यहाँ पर? ये राइट एंगल। तुम्हारी बुक में बेटा दिया हुआ है। तो अब हमसे उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, क्या हम इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग इट, मतलब बिना उसको नापे, बिना इंची टेप वगैरह, बिना मीटर जो भी नापने वाले आते हैं, बिना उसके नापे क्या हम इस कुतुब मीनार की हाइट को मेजर कर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आया। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे आपके सामने ये लाइट हाउस वगैरह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सॉरी, सपोज अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. शी इज लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर ऑफ अ टेम्पल situated nearby on the other bank of the river. A right triangle is imagined to be made in this situation as shown in figure 8.2. If you know the height at which the person is sitting, can you find the width of the river? आपसे बोला गया कि सामने एक घर बना हुआ है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, वो यहाँ से एक फ्लावर पॉट को देख रही है। ठीक है, अब ये बोला गया कि अगर आपको इसकी हाइट दे दी जाए, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप क्या इस नदी की विड्थ फाइंड कर सकते हो? तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, किसी चीज़ का हाइट फाइंड करना, किसी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना, इस तरह के जो रियल लाइफ के हमारे एग्जांपल्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंडर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आते हैं। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में तुम लोगों ने तीन चीज़ें देख ली बेटा, कि परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ही मान लो कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी, है ना। यहाँ पर मेरे पास परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पर तुम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास आता है साइन ए, कॉस ए, और ये टेन ए। साइन ए, कॉस ए और टेन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए का फॉर्मूला कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही इनके 3 भाई भी होते हैं, वो जस्ट इनके उल्टे काम करते हैं। साइन ए का भाई का नाम क्या है? कॉसेक ए। भाई 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 है तो हरकतें भी उल्टी उल्टी होती है इनकी। पी अपॉन एच का इसका फॉर्मूला है, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। और कॉस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच है, तो इसका जो भाई है सेक ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एच अपॉन बी। और टेन ए के भाई का नाम क्या होता है? कॉट ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
बी अपॉन पी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे। पी और बी, बी एच पी बी, हमने इसमें जो यूज कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है तुम्हें? फिगर के हिसाब से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है। इन फॉर्मूलों को याद करने का एक आसान तरीका आप ऐसे बना सकते हो कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इन फॉर्मूले को आप आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन होता है, और साइन के नीचे क्या आ रहा है? चेक करो साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच है कि नहीं है, ठीक है। फिर सी के नीचे क्या आता है? बी अपॉन एच। चेक करो कॉस का फॉर्मूला पी अपॉन एच है। टी के नीचे क्या आ रहा है? पी अपॉन बी। चेक करो टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी है कि नहीं है। और जिन बच्चों को ये तीनों ही फॉर्मूला याद हो गए, साइन कॉस और टेन का, तो बाकी के तीन तो वैसे याद हो गए। ये समझ में आ गया? एक और तरीके से याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे याद करना चाहो, ठीक है। जैसे याद करना चाहो वैसे। आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वैसे अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, जैसे याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई अच्छे से, है ना। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक नोट डलवा रहा हूँ और वो नोट सभी बच्चों को याद करना है। एक नोट डलवा रहा हूँ कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आज तुम्हें एक नई बात पता चलने वाली है। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि सर परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन भी बन जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब थीटा चेंज होगा तब तब आपका परपेंडिकुलर चेंज होगा ही होगा। मैं अब एग्जांपल देकर समझाता हूँ, और ये चीज बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि 8.1 के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आने वाली तुम लोगों को, और वो दिक्कत तुम्हें जब नहीं आएगी अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला साइन ए का फॉर्मूला क्या है, जरा बगल में देख के बता दो, पी अपॉन एच। यहाँ पर ए मतलब थीटा है, साइन के जस्ट बगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जस्ट बगल में जो भी अल्फाबेट यूज होगा वो थीटा होता है, मतलब एंगल है। तो इसमें कौन सा एंगल यूज किया है मैंने? ए। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ए के सामने वाला फिलहाल अभी क्या है? ये लिखा भी सही है, अभी तो सही लिखा है ना। इसका मतलब पी बी और एच, निशान पी बी और एच, ये सारे के सारे यहाँ पर सही लिखे हुए हैं पहले से। तो अगर आप इसके हिसाब से इसकी वैल्यू बताओगे तो आप लिखोगे बीसी, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। और हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस कितना है? एसी। तो इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा? यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिखोगे बीसी अपॉन एसी। अब मैंने यहाँ पर लिखा साइन सी, मुझे क्या चाहिए? साइन सी। अभी भी साइन के फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो कुछ बच्चे तो बड़े जोशीले होते हैं, वो तो आंख बंद करके आंसर लिख देते हैं, अरे सर आपने साइन लिखा है, आंसर ये ठोक दो, बीसी अपॉन एसी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो थीटा के हिसाब से चेंज होता है। अभी थीटा कौन सा यूज हो रहा है इसमें? थीटा कौन सा यूज हो रहा है? सी। तो थीटा जब सी है, थीटा जब सी है तो फिर परपेंडिकुलर कितना होगा? अब ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये लाइन हमारे पास क्या हो गई? बेस। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस इज द किंग, वो तो महाराजा है भैया, उसकी गद्दी को कोई छीन नहीं सकता है। ये बेचारे अठन्नी चवन्नी गरीब, इनको ये अपन आगे पीछे करते रहते हैं, और ये क्यों होते रहते हैं? थीटा की वजह से चेंज होते रहते हैं। तो अगर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर बताओ क्या होगा? आपको पता चल गया, ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चल गई कि सर एच तो किंग होता है, वो तो चेंज होता ही नहीं है कभी। समझ में आ गया? तो पहले तो आंख बंद करके एच को लिख दो। एच कितना है हमारे पास यहाँ पर? AC। तो हमने यहाँ पर एच की जगह पर बेटा AC लिखा। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है? AB। परपेंडिकुलर कितना है? समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर कितना है? AB। अब मैं तुम लोगों से और भी चीजें पूछने वाला हूँ, देखो ये तुम लोग अभी मुझे मैं क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ इनके आंसर दे दो मुझे, दो चार सही सही बस। 8.1 में कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन तो मैं समझ में आ जाएगा, बस आपने ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वाली बात अच्छे से समझ ली तो। हाँ जी, तो फिर आप हमेशा अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, और मेरे हिसाब से हमेशा ही लेना। और अगर थीटा आता है ना तो क्वेश्चन में थीटा लिख कर आता है, अलग से फिगर में लिख कर आता है। एंगल, थीटा का मतलब एंगल,
साइन दिया है यहाँ पे और एंगल यूज करना है। साइन ए का मतलब क्या होता है? साइन ए आप इसको लिखोगे, इसका पूरा नाम बुक में लिखा हुआ है और पूरा नाम चेक कर लो जो भी लिखा होगा उसमें, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपको एंगल ए का साइन निकालना है। साइन ए बोलते हैं इसको, SINE लिखा होगा शायद, चेक साइन करना। ऑफ एंगल ए। हाँ ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। तो बस साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया, आपको एंगल ए का साइन लिखना है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ और वैल्यू पूछने वाला हूं, जैसे मैंने पूछा cos ए। अब आप लोगों को cos ए की वैल्यू बतानी है कि cos ए की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो cos ए की वैल्यू जरा फिगर में चेक करके बताना। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। देखो आंखें बंद करके आंसर मत देना, सोच समझ के आंसर देना। आपको मालूम है H तो किंग है, वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो H की जगह पर आप क्या लिखोगे, AC। अब बेस नोट करना है, लेकिन थीटा कितना है लिखना, बेस है लेकिन थीटा कितना है। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन हमें नोट क्या करना था, तो क्या लिखोगे, AB। समझ में आ गया, क्या लिखोगे, आपको ये मालूम है कि आपके पास थीटा ए है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, BC, लेकिन हमें नोट तो बेस करना था ना। आपके पास परपेंडिकुलर अगर ये है BC, तो बेस क्या हुआ, चेंज दो ही चीजें हो रही हैं। देखो परपेंडिकुलर और बेस ही आगे पीछे होते रहते हैं। तो आप थीटा देख लो, थीटा क्या है उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये मैं थोड़ा सा और कराता हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छे से आना जरूरी है। ये आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें आगे के क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसमें। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला बेटा मुझे tan A चाहिए। अब मुझे tan A चाहिए और tan B चाहिए। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो tan B का ही वही होगा। tan का फॉर्मूला तो वही होगा ना, P/B। लेकिन फिर एक ही चीज में हम दो चीज कैसे बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि थीटा चेंज है ना इनका, तो फ्रेंड की वैल्यू भी चेंज होंगी कि नहीं होंगी, वैल्यू भी चेंज होंगी कि नहीं होंगी। तो आपके पास यहाँ पर tan A लिखा हुआ था, तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना हुआ, BC, और बेस कितना हुआ, AB। तो यहाँ क्या लिखोगे, BC/AB। ऐसे tan B में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, tan B। थीटा कितना है आपके पास, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तुम लोगों ने बोला भी नहीं, tan B नहीं आएगा। रीजन सुन लो क्यों नहीं आएगा। B इस वाले फिगर में कौन सा एंगल है, राइट एंगल। कभी भी राइट एंगल नहीं आता, एंगल हमेशा या तो ये वाला यूज होगा, या तो फिर ये वाला। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, बच्चे पूछ नहीं पा रहे होंगे, लो अपने आप ही आ गया। अब समझ में आ गया ना कि हमेशा हम राइट एंगल यहाँ पे कभी लिख ही नहीं सकते, राइट एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल लिखेंगे। तो यहाँ पर या तो tan A आएगा या फिर tan। तो अब tan C की वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ जरा। हाँ ना, tan C इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो AB/, ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से, ये वाली बात समझ में आ गई ना कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें यूज करी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला वाला क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल ABC है, और राइट ट्राइंगल ABC में हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल कहाँ पर है, B पर ना। तो इसको मैंने नाम दिया ABC। राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। अब आगे हमें इसमें क्या बोला गया कि AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, या फिर साइन सी की वैल्यू क्या होगी, या फिर कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू हमें इसमें बतानी है। लेकिन एक बात सुनना बेटा, ये वैल्यू वाली बात तो बात की बात है, ये सारी वैल्यूज आप जब बता पाओगे जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों वैल्यू होंगी। क्या आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों वैल्यू गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, लेकिन हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन, ये आपके पास गिवन नहीं है। तो फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इन ट्राइंगल ABC में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बेटा, H² P² प्लस B²। कौन सी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है ये, पाइथागोरस है ना। H का नाम क्या है इसमें,
ए सी परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास इसमें 7 और बेस कितना है इसमें 24। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये AC का स्क्वायर लिखा है ना, AC का स्क्वायर 49 प्लस 570 कितना हो जाएगा 625। AC स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 625। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्लस माइनस का 25 आएगा, बट AC एक लेंथ है ना साइड की, किसी चीज की लेंथ है, लेंथ हमेशा कैसी आती है पॉजिटिव ही होती है। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25। अब हमारे पास बेटा AC 25 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आ जाओ बेटा मैदान में, अब क्या पूछा था आपसे, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो पहले वाले पार्ट में आपसे दो वैल्यू पूछी है, कौन कौन सी वैल्यू पूछी थी, एक साइन ए पूछा है पहले तो साइन ए, और दूसरी वैल्यू क्या पूछी है कॉस ए। मुझे बस ये बता दो बेटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस ए का बी अपॉन एच। आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होती नहीं है, चेंज होता है तो क्या चेंज होता है परपेंडिकुलर और फिर बेस, है ना। वो किस पर डिपेंड करता है थीटा पर। इसमें थीटा कितना है ए, तो ए के हिसाब से थीटा ए होगा तो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर कितना होगा ये बताओ, ये BC हो जाएगा ना 7, क्योंकि इसके सामने साइड कौन सी आ रही है 7 आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 7 अपॉन 25 ये लिखोगे ना। समझ में आ गया सभी को कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, साइन ए का फॉर्मूला लिखा पहले P अपॉन एच, एच की जगह पर 25 लिखा क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं। अब लिखना था परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होता है हमेशा थीटा के सामने वाला, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा थीटा के सामने वाला। और थीटा क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर ए, तो ए के सामने वाली लाइन ढूंढो कौन सी है BC, है ना। तो आपके पास ये 7 आ चुका है। कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच है, आपने पहले एच लिखा यहाँ पर 25। बेस क्या होगा पहले परपेंडिकुलर पता लगाना है आपको, शुरुआत में हमेशा ही परपेंडिकुलर पता लगाना है। आपके पास थीटा कितना है इसमें a, अब आपको मालूम है कि a थीटा है तो इसके सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी, जब बेटा ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस क्या हुआ, बेस क्या हुआ 24। हम यहाँ पर वैल्यू अब क्या पुट करेंगे 24। समझ में आया थोड़ा बहुत, समझ में आ गया ना कि हमने कैसे लिया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट चेक करो। सेकंड वाले पार्ट में फिर से हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक साइन C निकालना है, दूसरा हमें यहाँ पर कॉस C निकालना है, साइन C और कॉस C। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच और कॉस का फॉर्मूला, सब बच्चे जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पहले 25 लिख दो, 25 लिख दिया। अब आती है बात यहाँ पर कि परपेंडिकुलर क्या होगा अगर थीटा हमारे पास कितना है C, तो थीटा कहाँ पर है C, हीरा बेटा थीटा C, और C के सामने वाली लाइन क्या कहलाएगी फिर, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। इस लाइन को तो जितने बार हो सके ना दिमाग में बार बार रिपीट करो, आज ही की आज ही कम से कम उसको 50 बार कर लो कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन बार बार बोलो खुद से। तो अभी थीटा हमारे पास इसमें कितना था C, और C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया मतलब AB 24, तो यहाँ पर कितना आएगा cos C। अब हमें लिखना तो बेटा बेस है, लेकिन बेस जब लिखोगे जब आपको परपेंडिकुलर सही पता होगा। थीटा कितना है इसमें, थीटा कितना है इसमें C, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है तो फिर बेस कौन सा लोगे 7, तो आपके पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, इसमें हमसे बोला गया कि हमारे पास एक फिगर है, ट्राइंगल बना हुआ है हमारे पास इसमें PQR, और इसमें PQ कितने सेंटीमीटर है, PQ कितने सेंटीमीटर 12, और PR कितने सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है। और हमें बेटा इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है कि tan P माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी होगी। तो यार tan P माइनस कॉट R की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू कब निकालोगे जब आपके पास ये सारी की सारी साइड होगी। QR रह गया है अभी इसमें, क्यों रह गया, तो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन हो गया, एक साइड इसमें मिस है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में एंगल क्यू कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, h² इज इक्वल टू P² प्लस
बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है यहाँ पर 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। उसके बाद अब आगे देखो, ये वाला 144 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू में वहां क्या लिखा हुआ है क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना होगा क्यू आर स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर बटा हटेगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 25, और ये क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना क्या था नाउ, ये निकालना है कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो बेटा पहले तो tan p और कॉट आर की वैल्यू लिख लो, माइनस तो हम बड़े आराम से कर ही देंगे। फिर इसको पहले tan p और कॉट आर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन, tan का फॉर्मूला p अपॉन b। थीटा कितना है इसमें, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब इस वाला ये जो P बना हुआ है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है ये क्यू आर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया, तो क्यू आर बेटा 5 था, ये निकाला है 5, और बेस कितना हो गया इसका। ऐसे कॉट आर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बी अपॉन, कॉट जो है tan का जस्ट उल्टा होता है ना, कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा। लेकिन अब इस गलत फहमी में मत रहना कि तो हम कॉट की वैल्यू के लिए tan की वैल्यू उल्टा कर देंगे, ये चीज भी सही है। अगर आप कॉट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप सिंपली tan की वैल्यू को उल्टा कर दो, लेकिन वहां पर थीटा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर tan के साथ थीटा कितना दिया है, कॉट के साथ थीटा कितना दिया है, तो अब थीटा अलग अलग हो गए ना, तो आप इसकी वैल्यू को उल्टा नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर कॉट आर की जगह पर कॉट पी लिखा होता तो आप क्या करते हैं, tan p की आपके पास जो भी वैल्यू थी, क्या थी tan p की वैल्यू 5/12, तो cot p की वैल्यू कितनी होती, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो थीटा यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फिर से बोल रहा हूँ 8.1 उन्हीं बच्चों को अच्छे समझ में आती है जो ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं अच्छे से, कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें बेटा थीटा कितना दिया है इस बार आर, हमें क्या लिखना है बी और पी। तो अगर थीटा आर होगा तो बेस कितना लोगे, अब भाई देखो थीटा ये है तुम्हारे पास, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और बेस कितना हो गया क्यू आर, और आपको लिखना क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्यू आर तो आपके पास 5 है और पी क्यू कितना है आपके पास यहाँ पर 12। तो आपने यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाली है। अभी ये वैल्यू निकालने तक समझ में आ गया अच्छे से। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था कि tan p माइनस कॉट आर, और tan p की भी वैल्यू आ गई, कॉट आर की भी वैल्यू आ गई। अब हम दोनों को माइनस करेंगे, तो मैंने बोला नाउ tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। अरे रे 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 कितना बुरा लग रहा है, 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया, ये दोनों सेम सेम में कट गया, क्या बचा, इतनी मेहनत कर साला आंसर 0 है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, चलो हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आपसे ये बोला गया इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आपके से बोला जा रहा है कि आपके पास साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैंने पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, बना ही लिया। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसके जब नेमिंग करोगे ना तो ए यहाँ पे लेना, बी यहाँ पे लेना, सी यहाँ पे लेना। ऐसा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ गया होगा सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। तो देखो जो भी आपको थीटा दिया जाएगा ना उसको हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाले साइड पे लो। ट्राइंगल्स के नेमिंग वगैरह देने में बड़ी आसानी होती है। फिर जो आपको दिया जाएगा ना उसको हमेशा नीचे लेना है यहाँ पर। अब आपको क्या दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू कितना है
3/4। आप लोग कुछ टीचर्स इसको बिना के वाले मेथड से करा देते हैं, लेकिन सीबीएसई में उसके नंबर पूरे नहीं मिलते, तो आपको इसको के वाले मेथड से ही सॉल्व करना है। बिना के भी सॉल्व होता है, वो थोड़ा सा आसान होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, बहुत माइनर डिफरेंस है उसमें। तो आप के वाले मेथड से इसको सॉल्व करना। अच्छा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से बताओ। साइन ए की वैल्यू मैं बोलूँ कि बेटा मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल के हिसाब से, तो P/H की वैल्यू बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बताओ साइड्स के नेम क्या क्या होने वाले हैं। साइड्स के नेम ये इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया, वेरी गुड, BC/AC, BC/AC 3/4। ये दिया गया है कि दिया गया है? ये दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको लेट कर लो, लेट कर लो कि BC की जो वैल्यू है मेरे पास वो 3K है। BC कितना है और AC को कितना मान लिया मैंने यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो हमने छोटी क्लास से सीखा है, लेट दिस रेशियो शुड बी x। रेशियो को हम लोग x वगैरह मानते थे कि नहीं मानते थे, इसको हमने k मान लिया बस। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि BC की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ मैं यहाँ पर 3K, और AC की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ यहाँ पर मैं 4K, ठीक है। अब मैंने आगे बोला इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना डिग्री का है, तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है बेटा, h² = p² प्लस b²। ये लिखा हुआ है ना, h² = p² प्लस b²। आपके पास h कितना है इसमें, AC। आपके पास कुछ चीजें गिवन है ना इसमें, चेक करो क्या AC की वैल्यू दी है इसमें 4K। लिख लूं ना यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC, क्या BC दिया गया है 3K का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर ये AB। क्या पता था हमें AB नहीं मालूम, तो AB नहीं दिया तो AB की जगह मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, AB नहीं दिया ना, तो AB की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा, AB का स्क्वायर। अब मुझे बताओ जल्दी 4K का स्क्वायर कितना होगा 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर कितना होगा प्लस AB²। आगे चलते हैं यहाँ पर हम। अब ये बताना, ये वाला 9K स्क्वायर यहाँ चले जाएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा AB²। अब ये वाला बेटा स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर 7K स्क्वायर इज इक्वल टू में AB। ये बताना बेटा 7 तो अंडर रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये अंडर रूट 7 हो गया, लेकिन ये K स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि तो 2K है तो बाहर आके क्या बन जाएगा ये K। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7K। अंडर रूट का साइन सिर्फ 7 के ऊपर है, याद रखना, K के ऊपर यहाँ पर अंडर रूट का साइन नहीं है, नहीं, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर सिर्फ K के ऊपर है इसलिए। और कोई डाउट है इसमें किसी को? हमने यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी निकाली अंडर रूट 7K। अब आगे देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं लगभग, चेक करो कैसे। आपके पास BC कितना, जरा एक बार फिगर में लिख लो सारी वैल्यू 3K। BC कितना है, BC आपके पास यहाँ पर है 3K। AB कितना है अंडर रूट 7K, AB कितना है अंडर रूट 7K, और क्या रह गया लिखने के लिए AC, ये कितना है 4K। अब आ जाओ बेटा मैदान में, अब तो अपन सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू निकाल लेंगे। आप बताओ कौन सी वैल्यू निकालना है। एक तो cos A निकालना था हमें यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू tan A निकालना था। तो फिर नाउ cos A और tan A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, B/H। H कितना है, H मतलब हाइपोटेनियस। जरा फिगर में देख के बताओ हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास यहाँ पर 4K, और बेस कितना है अंडर रूट 7K। K से K कट जाएगा, आंसर कितना बचा अंडर रूट 7/4। tan A का फॉर्मूला क्या होगा P/B, और बेस कितना, अब तो बताओ बेटा थीटा कितना है, A के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो A के सामने क्या आएगा ये वाली लाइन 3K, और बेस कितना हो गया वेरी गुड अंडर रूट 7K। K ने K को उड़ा दिया, गुस्से में आकर क्या बचा, दिस इज द आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 चले। क्वेश्चन नंबर 4,
अब ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा तुम लोगों को, अगर तुमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मेहनत की है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। आपको बोला गया कि आपके पास कोई 15 कॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल दी है, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो मैंने एक काम किया, मैंने पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल का नाम मैंने दिया ए बी सी और ये राइट एंगल है। मुझे बेटा एक बात बताओ, 15 डिवाइड में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 अपॉन, कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कॉट का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, बी अपॉन पी। कॉट का फॉर्मूला बी अपॉन पी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बी कितना है बेटा, ए बी, और पी कितना है, बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी और ये 8 अपॉन 15। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या किसी को? हमने यहाँ पर सिंपली इसका फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि कॉट ए की वैल्यू आप जब निकालोगे तो वो आपको ए बी अपॉन बी सी ही मिलने वाली है। ठीक है ना, अब आगे चलो। अब यहाँ पर लेट कर लो, लेट कर लो कि आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी है, आपके पास यहाँ 8 के, एंड बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 के। बोलो कोई समस्या है इसमें? अब इन वैल्यूज को एक बार फिगर में भी लिख लो कि ए बी कितना है तुम्हारे पास, 8 के, बी सी कितना है तुम्हारे पास, 15 के। यार ये वाली वैल्यू नहीं है, बस अब हमें यहाँ पर पहले क्या निकालना है, ए सी निकालना है। और ए सी कौन, ए सी हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारे पास यहाँ पर ए सी जो निकलने वाला है, पाइथागोरस तुम लोग अब खुद भी कर सकते हो यार, 10th में आ चुके हो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 64 को प्लस करो वो 289 होता है। और 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं ए सी की वैल्यू 17 के। कोई दिक्कत तो नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग अब लगा सकते हो ना इसमें। अब आगे चलो, आगे चलो। आपने यहाँ पर सारी वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमें क्या क्या चाहिए वो चेक करो। एक तो साइन ए चाहिए, दूसरा हमें यहाँ पर सेक ए चाहिए। तो नाउ साइन ए का फॉर्मूला और सेक ए का फॉर्मूला एच अपॉन पी बी। अब जरा बताओ पी अपॉन एच की वैल्यू, थीटा तो हमारे पास ए ही है और हमने ए लगाया भी है नीचे, तो हम डायरेक्ट भी आंसर अब लिख सकते हैं, दिमाग नहीं मत लगाना। बताओ पी अपॉन एच की वैल्यू वहां पर क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, 15 के, और एच कितना है, के ने बेटा के को उड़ा दिया, डिशुम डिशुम, क्या बचा 15 अपॉन। अब आ जाओ एच अपॉन बी पर, एच कितना है आपके पास और बी कितना है, वेरी गुड, के से के कट गया, क्या बचा आंसर, दिस इज द आंसर। बोलो कोई समस्या? आगे वाले क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं आराम से, पक्का आगे वाले पे चलें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कोई ट्राइंगल का नाम नहीं है। जैसे अगर यहाँ पर ए होता तो मैंने तुम लोगों से खुद बोला है कि अगर ए लिखा है तो बेटा ट्राइंगल का नाम ABC ले लो। अगर यहाँ पर थीटा P लिखा हुआ है ना तो क्या लोगे, P की बात। अब थीटा लिखा है, थीटा क्या अल्फा बीटा गामा नाम लेने वाले हो ट्राइंगल का? आप सिंपल यहाँ पर नॉर्मल से ट्राइंगल बना लो, कुछ नाम मत दो, देना चाहो दे सकते हो, और नाम नहीं भी दोगे तो भी सही है, बस यहाँ थीटा जरूर लिख देना, यहाँ पर थीटा जरूर मेंशन कर देना। तो फिर तुम्हें परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ेगा, बहुत उल्टा नहीं हो जाएगा, वहां मान थीटा लिखकर फिर इसको परपेंडिकुलर मानना, इधर ही लिखना, ठीक है। हाँ, और अगर नाम भी देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो आप इसको आराम से। चलो नाम दे देता हूँ, ए बी और ए सी, ये राइट एंगल हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमसे बोला गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अच्छा बेटा सेक का फॉर्मूला एच अपॉन बी और ये 13/12। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एच अपॉन बी की जगह मैं डायरेक्ट अगर इसका नाम लिख दूं, क्योंकि हमने ट्राइंगल का नाम तो ले लिया है ना, एच अपॉन बी। एच कितना है, AC, और बी कितना है हमारे पास यहाँ पर, AB। अब लेट कर लो कि AC हमारे पास कितना है 13 के, एंड AB कितना है हमारे पास यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब आपके पास यहाँ लिख लो पहले एक बार, AC की जगह पर क्या लिखोगे,
13 के, और ए बी की जगह पर क्या लिखोगे? यार ये नहीं पता हमें, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दोगे? मैं डायरेक्ट बता दूं क्या आने वाला है, सोचो जरा क्या आने वाला है। 5 के आएगा। बी सी आपके पास कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है यार, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग 7वीं वैरायटी से निकालना सीख लेते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास बी सी कितना आ जाएगा? 5 के। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या, जरा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सारे के सारे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कितने? टोटल 6 है। एक गिवन दिया है तुम्हें, तो बचे कितने अब? 5। तो आपको बाकी के 5 यहाँ पर निकालना है। बाकी के 5 मतलब कौन कौन सा रह गए तुम्हारे पास निकालने वाले? अब बाकी के 5 में तुम्हारे पास अब यहाँ पर रह गया है साइन थीटा, ठीक है। बाकी के 5 में कौन सा रह गया है? साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर कॉसेक साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक थीटा। फिर कॉस का उल्टा सेक निकालेंगे, सेक तो दिया है ना। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। अब वैल्यू बताना है। साइन थीटा का फॉर्मूला बेटा पी अपॉन एच। बताओ जल्दी से, पी कितना है वहां पर? परपेंडिकुलर कितना है ये? 5 के। एच कितना है? 13 के। तो आपके पास यहाँ पर बेटा कितना हो गया? 5 के अपॉन में 13 के से के कट गया, क्या बचा? 5/13 आंसर है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो बी कितना है आपके पास यहाँ पर? अब 12 के। एच कितना है? 13 के। तो 12 के और ये 13 के से के कट गया, क्या बचा? अब आगे का तो कर लो, सारे मुझसे करवाओगे, मेरा रिवीजन करवा रहे। बोर्ड एग्जाम तुम लोग को देना है, तुम्हारे भी रिवीजन के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज छोड़ देता हूँ। आगे के 3 तुम लोग फॉर्मूला लगा के आराम से वैल्यू निकाल लेना। कोई डाउट है इसमें किसी को? समझ में आ गया? अब शायद एक क्वेश्चन और रह गया हमारा इसका। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? जरा क्वेश्चन को जरा अच्छे से रीड कर लो। हमसे बोला गया इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा, एक्यूट एंगल्स क्या होता है? एक्यूट एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हो, है ना। तो अब तुम मुझे खुद एक बात बताओ कि हम ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सारे के सारे जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे? ए बी और सी। हमने ए बी यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि इसके बारे में क्लियर बोला गया था कि एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है ना। तो ये हमारे पास फिर राइट एंगल हो जाएगा। गिवन क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर कि cos A इज इक्वल टू क्या है? cos A इज इक्वल टू cos B। थीटा अलग अलग है तो हमारे पास रेशियो भी अलग अलग आने वाले हैं सारे के सारे। cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। cos का फॉर्मूला b अपॉन एच। अब जरा सोचना, अगर थीटा a है, थीटा a है तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस आप यहाँ पर क्या लेने वाले हो? AC और हाइपोटेनियस, वो तो ए बी है भाई, राजा है। तो आप यहाँ पर cos A की जगह पर क्या लिखोगे? AC अपॉन, समझ में आ रही है वाली बात? अब cos B, यहाँ क्या लिखा है? cos B। थीटा कितना है? और आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है cos का? B अपॉन एच। फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन एच। एच तो सभी को मालूम है कि एच तो हमारे पास ए बी ही रहने वाला है, लेकिन बेस की वैल्यू थीटा की वजह से चेंज हो जाएगी। थीटा कितना है? b। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ सामने वाली लाइन, तो बेस क्या लोगे? बेस क्या लोगे? BC। तो आप इसको क्या लिखोगे? BC अपॉन ए बी। क्या मैं लिख दूं? BC अपॉन ए बी। बोलो भैया, एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात मुझे बताना, अब जरा सोचना आप, ये वाला जो ए बी तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ था AC BC अपॉन ए बी, ये वाला ए बी को मैं अगर चाहूँ तो उस तरफ मल्टीप्लाई में लेके जा सकता हूँ, इंटू ए बी हो जाएगा और ए बी ने ए बी को डिशुम डिशुम कर दिया, कट गए। क्या बचा? AC इज इक्वल टू, क्लास 9th में तुम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, बहुत ज्यादा पढ़ी थी, कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास और किसी ट्राइंगल में, जैसे मैंने ट्राइंगल का नाम दिया ABC, मैंने बोला इस ट्राइंगल में दोनों साइड अगर इक्वल है
तो इन दोनों के एंगल्स भी कैसे होंगे, याद आ रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक बार फिर से बोलो, एंगल्स अपोजिट टू आर इक्वल। तो अब यहाँ देखो आपके पास दो साइड है AC और BC, एक साइड तो AC है और एक साइड आपके पास BC है। मैंने बोला कि दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो बेटा फिर इन दोनों के एंगल भी कैसे आ जाएंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल A और एंगल B कैसे आ गए। बोलो भैया कोई दिक्कत, या हम रीजन देना पड़ेगा कि सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूफ करना था ना इसमें। समझ में आ गया सभी को।